हमने पढ़ लिया था चैप्टर 9 तक। चैप्टर 9 हमारा बात कर रहा था कि ऑर्डर फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी के लिए हम कब ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो आज बात कर रहा है मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस किसको देना है? सबसे पहली चीज जो आपका भरण पोषण है, मेंटेनेंस के जो मैंने क्या बताया है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होते हैं, सो इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटेनेंस के प्रोविजंस। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, कौन सा चैप्टर है, किस चीज से डील कर रहा है, कौन से सेक्शन से लेके कौन से सेक्शन तक है। तो अगर हम चैप्टर 10 की बात करें तो आपका चैप्टर 10 जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 144 से और वो चलता है सेक्शन 147 तक। ठीक है, इनिशियली जो सीआरपीसी में चैप्टर थे, सीआरपीसी में कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 9 सेक्शन 125। ठीक है, अब भरण पोषण मेंटेनेंस किसके बारे में है, किसको दिया जाता है, कौन ऑर्डर करता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर हमने देख लिया कौन सी चीज से डील कर रहा है, भरण पोषण किस किस को दिया जाता है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो पत्नी को, वाइफ, सेकंड बच्चों को, चिल्ड्रन, बच्चों को, और तीसरा माता पिता को, पेरेंट्स। ठीक है, दिस इज द जनरल प्रोविजन, चाहे किसी भी स्टेट में हो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, तीन लोगों को मेंटेनेंस देनी है। किसको देनी है? इफ एनी पर्सन, मार्क करते जाइए अपने बेयर एक्ट में, एनी पर्सन, पहली चीज, यानी यहाँ पे ये स्पेसिफाइड नहीं है कि पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। एनी पर्सन, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, जो एक चीज यहाँ बोली गई है वो कोई भी व्यक्ति से जुड़ी हुई है। If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, किस को? His wife, unable to maintain herself, his legitimate or illegitimate child। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, पहला हमने क्या देखा? वाइफ। तो वाइफ कैसी होनी चाहिए? जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकती। दूसरा हमने देखा चाइल्ड, बच्चा। जो ये बच्चा है, ध्यान रखना, ये चाहे इलेजिटिमेट ही क्यों ना हो, उसकी भी जिम्मेदारी, उसके भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर आ जाती है? वो इनके पिता के ऊपर आ जाती है। ठीक है, पिता के ऊपर या इनकी माता के ऊपर, जिनके पास भी पर्याप्त साधन है। ठीक है, बिल्कुल अंकुर, आई डू द सेम। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, एक क्लास हम रखेंगे जब हम उन पेपर्स को ही डिस्कस कर लेंगे, उस वाले पेपर को स्पेसिफिकली डिस्कस कर लूंगी मैं। ठीक है, वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, मैरिड और नॉट, बस इससे फर्क पड़ता है कि वो खुद का अपना ध्यान नहीं रख सकता। अपने धर्मज या अधर्मज बच्चे को, अधर्मज, इनको मार्क करते जाइएगा, ये सारे टर्म्स जो हैं ये जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, अपने धर्मज या अधर्मज संतान को इसका ये भरण पोषण नहीं कर सकता है, असमर्थ है उसमें। फिर दूसरा है his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, whether such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। तीसरे आते हैं वो लोग, वो बच्चे जो अब चाइल्ड नहीं रहा, वो अब मेजर हो गया है। मेजर यानी वो अब पर्याप्त उम्र उसकी हो गई है, वयस्क हो गया है। ठीक है, यानी 18 साल से ज्यादा की उम्र का बच्चा है लेकिन वो अपना ध्यान नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? किस वजह से? किन दो कारणों की वजह से? फिजिकल या मेंटल, शारीरिक या मानसिक।
ध्यान रखिएगा इनको। ये सारे जो टर्म्स मैं लिख रही हूँ ये अपने बेन एक्ट में मार्क करते चलिए, ठीक है। फिजिकल या मेंटल, शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति के कारण अपना वो ध्यान नहीं रख सकता। और चौथा, जैसा मैंने बताया, पेरेंट्स। फोर्थ क्लॉज जो आता है आपका वो पेरेंट्स का होता है, जिसमें माता भी हैं और पिता भी हैं, ठीक है। मदर एंड फादर बोथ इंक्लूडेड है, ठीक है। क्लियर है। अब यहीं पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज, जो सारे वो प्रोविजंस थे कि वाइफ इंक्लूड कर रही हैं, वाइफ का मतलब होता है चाहे वो मैरिड वाइफ हो, चाहे वो वाइफ हो जिन्होंने डिवोर्स ले लिया हो, वो सब जो अलग से प्रोविजंस थे वो एक्सप्लेनेशन अभी भी है। एक्सप्लेनेशन देखिए पहला, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस चैप्टर वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। पहला स्पष्टीकरण देखिए, ठीक है। ये कहाँ है, ये अभी जो हम ये पैरा डिस्कस कर रहे थे, इस पैरा के नीचे परंतुक दे रखे हैं, प्रोवाइजो दे रखे हैं, उसके जस्ट नीचे जो हमारा पहला एक्सप्लेनेशन है, जो पहला स्पष्टीकरण है, वो बताता है कि वाइफ क्या इंक्लूड करती है। वाइफ इंक्लूड्स बोथ। पहली, शी ऑल्सो इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स, ठीक है। दूसरा, वो उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं जिनको उनके उन औरतों को भी जिनको उनके हस्बैंड ने हैज गिवन डिवोर्स, ठीक है। चाहे इन्होंने वाइफ ने क्लेम किया हो, चाहे हस्बैंड ने क्लेम किया हो, पर इनका तलाक हो चुका है। तो ये जो तलाकशुदा औरतें हैं जो पुनर्विवाह नहीं कर रही हैं, उनको भी हम किसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इन द डेफिनेशन ऑफ वाइफ, ठीक है। 125 to 128 ईयर्स का हमना बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पहला जो पुराना सीआरपीसी के प्रोविजंस थे वो यही होते थे। अब मजिस्ट्रेट, अब वापस हम डी, हमने देखा ना ए से लेके डी तक के प्रोविजंस हमने देख लिए हैं, ठीक है। वापस वहीं पे आ जाओ। हम अभी वाइफ के डेफिनेशन में हमें बस ये चीज याद रखनी है, ये पूछा जाता है, इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट चीज अथॉरिटी। मैंने क्या बोला, सीआरपीसी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अथॉरिटी बेस्ड बहुत बनते हैं, कि कौन सी अथॉरिटी के पास क्या करने की पावर है, कौन सी अथॉरिटी कौन सा केस सुनती है, कैसे ऑर्डर दे सकती है। सिमिलरली सिचुएशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो अथॉरिटी है जो ऑर्डर दे सकती हैं वो हैं JMFC, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं सिर्फ वही आदेश कर सकते हैं भरण पोषण देने का, ठीक है। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक। इसी पॉइंट पे बता देती हूँ, लीडिंग केस लॉ रजनीश वर्सेस नेहा, ठीक है। लीडिंग केस लॉ है। क्या बताया गया, मेंटेनेंस की इसमें गाइडलाइंस दी गई, भरण पोषण किस प्रकार होना है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है, लीडिंग केस लॉ है, भूलना नहीं है। मेंटेनेंस की गाइडलाइंस दी गई। मेंटेनेंस, भरण पोषण हम बहुत सारे सेक्शंस में क्लेम कर सकते हैं। जब हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात करते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, चाइल्ड मैरिड और नॉट मैरिड, इट बेसिकली इम्प्लाइज चाइल्ड मैरिज हो जाती थी पहले। ये आप प्रोविजन 2 में से 2B में से पूछ रहे हो ना, बी वाला जो है, वेदर मैरिड और नॉट, तो चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। दैट बेसिकली इम्प्लाइज कि अगर किसी बच्चे की मैरिज भी हो गई है तब भी उसका जो भरण पोषण का जो पूरा जिम्मा है वो किस पर है, उसी व्यक्ति पे है, माता पिता में से उस व्यक्ति के पास है जिसके पास वो सारी पावर्स हैं। वो बेसिकली क्या है, उसके पास उतनी संपत्ति आई, ही हैज दैट प्रोविजंस टू मेंटेन हिम और हर, ठीक है।
किसी अगर आप चाइल्ड मैरिज कर रहे हो, चाहे वो लड़के की हो चाहे लड़की की हो, मैरिड डॉटर मैरिड मेजर डॉटर नहीं आती है, ठीक है, मैरिड मेजर डॉटर नहीं आती है। मैरिड अगर माइनर डॉटर हैं तो वो अपने फादर से क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस, ठीक है। हस्बैंड से करती हैं, बेसिक रूल ये होता है कि हस्बैंड से करेंगी। मान लो हस्बैंड भी माइनर हैं, तब किससे क्लेम करेंगे, तो अपने फादर से भी क्लेम कर सकती हैं, ठीक है, वो राइट रहता है उनके पास। अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये चीज ध्यान रख लो, प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट है उसका ऑर्डर देते हैं, ठीक है, मार्क, प्लीज मार्क दिस, प्रथम वर्गीय मजिस्ट्रेट इसको ऑर्डर दे सकते हैं, किस चीज का, उनको मेंटेनेंस देने का, भरण पोषण देने का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर the father of a female child to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that husband of such a female child is not possessed of sufficient means, ठीक है। प्रोवाइजो में आपके इस क्वेश्चन का आंसर है अंकुर, उसमें लिखा गया है कि अगर हस्बैंड के पास इतने मीन्स नहीं है कि वो सही से उनका भरण पोषण कर सकें, तो आदेश किसको दिया जा सकता है, उनके पिताजी को भी आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो है इंटरिम मेंटेनेंस, सॉरी, इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, तो वो इंटरिम मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं अधीन भरण पोषण, ठीक है। इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान क्या किया जा सकता है, अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया जा सकता है। अब अंतरिम भरण पोषण क्या है, इसका आदेश कितना होगी, कितनी अमाउंट वगैरह होगा, वो सब डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट टू फैक्ट, ठीक है। केसेस जो है उसके हिसाब से उसको डिटरमाइन करते हैं अपन। हमारे लिए जो काम की चीज़ है याद रखने की कि एक तो इंटरिम मेंटेनेंस का, अंतरिम भरण पोषण का आदेश देने का यहाँ पे शक्ति दी गई है, किसको दी गई है, उन्हीं को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्गीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशन को 60 दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा, यानी 60 दिन के भीतर, एक सेकेंड, 60 दिन के भीतर इसे डिसाइड करना होगा, ठीक है। इसके बारे में कहाँ देखने को मिलता है, 1, 2, तीसरे परंतुक में, ठीक है, कि जो भरण पोषण का मासिक भत्ता और कार्रवाई के व्यय में जो भी कार्रवाई हो रही है, कि जो आवेदन है वो यथासंभव ऐसे व्यक्ति के आवेदन की सूचना के तामील तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा, ठीक है। अब ये पेएबल कब से होगा, ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सबसेक्शन 2, कि कब से देना है, फ्रॉम व्हेन इज द मेंटेनेंस पेएबल। तो मेंटेनेंस पेएबल होती है या तो फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर से, ठीक है, जिस दिन आदेश आ जाए, आदेश की तारीख से, या फिर जो दूसरी चीज आपके लिए काम की है वो ये है कि अगर आदेश में ऐसा दिया हो तो भरण पोषण की कार्रवाई, मतलब जब जिस दिन से आवेदन हुआ था, फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आवेदन की तारीख से कब, अगर ऑर्डर में ये चीज लिखी हो, जो आदेश दिया जा रहा है ना, अगर उसमें ये चीज खास लिखी गई हो, बताई गई हो, इफ स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, ठीक है, तब क्या हो सकता है, उस दिन से हम मानेंगे आवेदन की तारीख से
कि भरण पोषण इस दिन से देना है, वरना जनरल रूल क्या है कि जिस दिन से ऑर्डर हुआ है उसी दिन से हम मेंटेनेंस को मानते हैं कि आपको मेंटेनेंस इस दिन से पे करना है। ठीक है, अब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, आप कोर्ट के पास गए, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर दे दिया कि भाई हर महीने इनको इतनी इतनी मेंटेनेंस देनी चाहिए। ठीक है, मंथली ही होती है मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है, मंथली ही पेमेंट करना होता है आपको। अब इन्होंने आपको बोला और आपने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे में जिसको ये रिलीफ मिला था उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है? उसके पास ये ऑप्शन है कि आप 1 साल के भीतर विद इन 1 ईयर एक साल के भीतर आप क्या करें, 1 साल के भीतर आप अपने मेंटेनेंस के लिए बताएं, मजिस्ट्रेट साहब को जाके बता दें कि भैया मेरी ड्यू डेट आ गई, जिस बंदे को आपने ऑर्डर किया था मजिस्ट्रेट साहब ये हमें दे नहीं रहे हैं भरण पोषण, आपने तो आदेश दे दिया लेकिन आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, उसका पालन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब मजिस्ट्रेट साहब के पास ये जानकारी जाएगी, 1 साल कब से 1 साल, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना, from date when it becomes due, उस दिन से हम देखते हैं कि हम मेंटेनेंस के लिए क्या रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, उस डेट से देखेंगे जिस दिन से हमें मिलना तय था और हमें मिल नहीं रहा है। तो अब इसके बदले में क्या किया जा सकता है, इसके बदले में वारंट इशू किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट जो है वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया इस बंदे को पकड़ के लाओ, इससे पूछो कि ये क्यों नहीं दे रहा है इनके पैसे, इनका भरण पोषण इसका करने का कर्तव्य है तो ये पूरा क्यों नहीं कर रहा है, हमारे आदेश की अवहेलना क्यों कर रहा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पूछी जा सकती है। दैट दिस रिकवरी अमाउंट such amount within a period of 1 year from the date on which it becomes due. Provided further that if such person offers to maintain his wife on a condition of her living with him and she refuses to live with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and make order under notwithstanding such offer if he is satisfied that there is a ground for so doing. If a husband has contracted marriage with another woman or keeps a mistress, it shall be considered as a just ground for wife's refusal to live with him. भाई कहीं पर भी आप पत्नी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। पहली चीज, मान लीजिए पति को आदेश दे दिया गया, हस्बैंड हैज बीन ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, भरण पोषण का आदेश दे दिया गया। पति कहते हैं कि हम इनको तभी अपने साथ, मतलब हम भरण पोषण तभी देंगे जब ये हमारे साथ आके रहने लगे। पत्नी मना करती है रहने से। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि वो ये चीज बोल दे, वहां पर क्या बोल दे कि नहीं मेरे पास जस्टिफाइड ग्राउंड है। जस्टिफाइड ग्राउंड 2 दे रखे हैं, कब, जब उनका सेपरेट लिविंग होने पर भी उनको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। 2 ग्राउंड है। ठीक है, जब सेपरेट लिविंग जस्टिफाइड होगी, कब, जब या तो हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली हो, if husband has remarried, ठीक है, और if this person is keeping a mistress। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में। परंतु यह किसी व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ आके रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्तावना के लिए जाने पर भी वह धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्यायसंगत आधार है। ठीक है, स्पष्टीकरण यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर पति ने किसी और से विवाह कर लिया है या फिर
किसी ऐसी स्त्री किसी पर स्त्री को रखता है तो ऐसे में पत्नी उसके साथ रहने से इनकार करने के लिए उसके न्याय संगत आधार माने जाएंगे। तो सेपरेट लिविंग ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्याय संगत आधार हो जाएंगे। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड्स मान लिए जाएंगे इनको। मूविंग फॉरवर्ड, सबसेक्शन 5, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। 3 ग्राउंड्स, ठीक है, 3 ग्राउंड्स हैं जब उन्हें भरण पोषण का कोई फायदा नहीं मिलेगा, भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। ये 3 ग्राउंड्स कौन से हैं? 3 आधार हैं। पहला, अगर वो अडल्ट्री में रह रही हैं, ठीक है। दूसरा, अगर वो उनके साथ रहने से मना कर दे रही हैं। या फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं। ठीक है, कोई पत्नी अपने पति से इस आधार पर अधीन यथास्थिति भरण पोषण या अंतरम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई के व्यय प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी जब वह जारता की दशा में रह रही हो, पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने के लिए मना कर रही हो। ठीक है, तो पहला कारण जारता, मार्क कर लीजिए, इन्हें भरण पोषण नहीं मिलेगा। 3 ग्राउंड्स ऑफ नॉट गेटिंग मेंटेनेंस। ठीक है, 3 ऐसे ग्राउंड्स जब आपको भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो जारता की स्थिति में रहना, दूसरा बिना किसी वैध कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करना, और तीसरा स्वतंत्र सम्मति के साथ, पारस्परिक सम्मति के साथ एक दूसरे से अलग रहना। ठीक है, तो इन तीनों सिचुएशंस में क्या है, भरण पोषण के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है, नॉट गेटिंग मेंटेनेंस, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं 3 ग्राउंड्स पे, ये तो नॉट गेटिंग वाला हो गया, इन्हीं 3 ग्राउंड्स पे कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, किसी ऑर्डर को, कोई मेंटेनेंस ऑर्डर को इन्हीं 3 ग्राउंड्स पे क्या किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मैं आगे बढ़ूं, इस सेक्शन में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो बस इतनी है। प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से जो जो मुझे सेक्शंस, जो जो टॉपिक्स, चीजें डिस्कस करनी है इसमें, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना है? अननेसेसरी पढ़ोगे। अभी प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर ली हैं। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट अगर नहीं है तो हम प्रोसीजर पे बढ़ते हैं, प्रक्रिया। अब इस सेक्शन में क्या क्या याद रखना है आपको? धारा कौन सी है? ये सेक्शन है 145। ठीक है, 144 हो गया, अब हम पढ़ेंगे 145। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? पहला, ज्यूरिसडिक्शन, कि कहाँ पे सूट लाया जा सकता है, ये जो एप्लीकेशन है ये कहाँ दी जा सकती है। ठीक है, किसका क्षेत्राधिकार होगा, पहला। दूसरा, क्या तरीका होगा। ठीक है, यानी जो प्रोसीजर होगा वो किसका होगा। ठीक है, तरीका से बेहतर है प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये 2 चीजें इसमें जरूरी हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पहला है तो कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ एप्लीकेशन दी जा सकती है, कहाँ 144 की प्रोसीडिंग हो सकती है। जहाँ पर पति रह रहा है, पहला। जहाँ उसकी बीवी या वो रहते हैं, तीसरा। जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहा हो, ठीक है, या फिर जहाँ पे उसके माता या पिता रह रहे हो। ठीक, तो कहाँ कहाँ इस चीज को जोड़ दिया गया है, माता पिता वाली चीज को। जहां वो खुद रह रहा हो,
where he resides, where he or his wife resides, where they last resided together, जहाँ पे उसके पेरेंट्स यानी मदर या फादर रह रहे हो। ठीक है, जहाँ वह है जहाँ उसकी पत्नी निवास करती है, जहाँ उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है, या जहाँ उसके पिता या माता निवास कर रहे हैं। ठीक है, इन जगहों पे क्या हो सकता है, इन जगहों पे एप्लीकेशन दी जा सकती है। पहला क्वेश्चन प्री के लिए। दूसरा क्वेश्चन कि यहाँ पे किस तरह का प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर फॉलो होगा जो ट्रायल इन समन केसेस में फॉलो होता। ठीक है, समन मामलों में जो निहित तरीका है वही वाला तरीका, वही प्रक्रिया जो है, समन मामलों की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो की जाएगी। ठीक है, इफ द मजिस्ट्रेट इज सैटिस्फाइड दैट पर्सन अगेंस्ट whom murder is proposed to be made is willfully avoiding service, willfully neglecting to attend the court, तब क्या हो सकता है, प्लीज ध्यान रखना। कहाँ कहाँ होगा मैं फिर से बता देती हूँ। जहाँ पे वो खुद रह रहा है जिसके विरुद्ध हमें एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, जहाँ पे वो व्यक्ति खुद रह रहा है, जहाँ पे वो या उसकी पत्नी रह रही है। अगर पत्नी एप्लीकेशन दे रही है तो जहाँ वो खुद रहती हैं वो वहां पर भी भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, तीसरा जहाँ पे वो अपनी पत्नी के साथ कभी रहे हो, एक साथ जब वो रह रहे हो तो लास्ट वो जहाँ भी रहे हो वहां पे, या फिर अगर कोई उनके अधर्मज संतान है तो उनकी माता के साथ जहाँ इन्होंने निवास किया हो उस जगह। ठीक है, और लास्ट है जहाँ पे उनके माता पिता रह रहे हो। ठीक, अगर माता पिता क्लेम कर रहे हैं तो भाई अब हमने परेशान थोड़ी करेंगे। मान लीजिए हम आज की डेट में हम रह रहे हैं आगरा में, ठीक है, और जो हमारे बेटे हैं वो रह रहे हैं बैंगलोर में, तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि आप माता पिता हैं, आपको उनसे भरण पोषण क्लेम करना है तो आप आगरा से पहले बैंगलोर जाइए। हार्श ऑन आवर पार्ट, ऑन द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। इसीलिए ये एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि जहाँ पे माता पिता रह रहे हैं ये वहां पर भी क्लेम, वहां पे भी जाके बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी बेसिकली वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जो आपका सबसेक्शन 3 है वो बात करता है एक्स पार्टे ऑर्डर के बारे में। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति है उससे हमने भरण पोषण, हमने आवेदन दिया कि इससे हमें भरण पोषण चाहिए, वो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष नहीं आ रहा, ठीक, ना वो कोर्ट के सामने आ रहा है और ना वो किसी चीज का जवाब दे रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें, कोर्ट के पास ऑप्शन होता है तब वो एक्स पार्टे ऑर्डर दे दे। ठीक है, इस एक्स पार्टे ऑर्डर को सेट असाइड कराया जा सकता है, यानी इसे एप्लीकेशन दी जा सकती है कि नहीं मजिस्ट्रेट साहब मैं आ गया, किसी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, मैं फंस गया था, तो कृपया करके ये जो आपने एक्स पार्टे आदेश दे दिया है, एक्स पार्टे ऑर्डर कर दिया है, इसे हटा दीजिए और इसको सेट असाइड करने की जो एप्लीकेशन है वो कितने महीने में, कितने टाइम पीरियड में आ जानी चाहिए, प्लीज मार्क इट 3 months। ठीक है, एक्स पार्टे ऑर्डर को अगर आपको सेट असाइड कराना है तो 3 महीने में आपको आवेदन दे देना है उसका। ठीक, ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमें सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो में देखने को मिल रहा है। वो तुम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, कौन से प्रोवाइजो में है, किसमें, ये नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे टाइम पीरियड, कितने महीने में आप उसे सेट असाइड करा सकते हो। मजिस्ट्रेट एक मामले को एक पक्षीय रूप में सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है, और ऐसा दिया गया कोई भी आदेश उसकी तारीख से 3 मास के भीतर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधनों के अधीन जिनके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में ऐसे निबंधन भी हैं जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकेगा। नहीं पढ़ना इतना डिटेल में, जो काम की चीज़ है उसे मार्क करते चलो।
जब आप नेक्स्ट रिवीजन करो, जब भी मैं आपसे, इवन कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं चीज़ों से पूछेगा, तो हमें क्या करना होता है, हमें बेयर एक्ट में ये सब मार्क करते रहना है। चाहे आप हाइलाइटर से करें, चाहे पेंसिल से करें, कोशिश करिए हाइलाइटर से करिए, वो दिख जाते हैं, ठीक है। उसे मार्क करते चलिए। जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो आपने क्या क्या मार्क कर लिया, एक पक्षीय आदेश आपने मार्क कर लिया, उसको हटाने के लिए 3 महीने का समय अवधि, ये मार्क कर लिया, बस खत्म। नहीं पढ़ना हमको पूरा, जरूरत नहीं है पूरा पढ़ने की, स्मार्ट स्टडी करनी है। जो ऑल्ट्रेशन वाला प्रोविजन है आपका सेक्शन 146 भत्ते में परिवर्तन, ठीक है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव आ जाए तो आप परिवर्तन करा सकते हो, ठीक है, विच इज नॉट वेरी मच असेंशियल, आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें जो काम का प्रोविजन है हमारा वो रहेगा आपका देखो, इसमें से इन्होंने वो एक प्रोविजन होता था ना कस्टमरी अलाउंस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमरी अलाउंस वाला जो प्रोविजन है वो वाला कौन सा है, 146(3)(b। ये अभी काम नहीं आएगा, अभी जरूरी नहीं है, ये आपका कब जरूरी होगा, जब आप मेंटेनेंस का मेंस का आंसर लिख रहे होगे, इसको आपको डील करना पड़ता है मुस्लिम लॉ के साथ, ठीक है। तो ध्यान रखना 146(3)(b में बस वो कस्टमरी वाला जो वर्ड है ना उसको मार्क कर लो, आगे के लिए वो जरूरी है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, इसके लिए क्या किया जाएगा, एक जो कॉपी है इस मेंटेनेंस की सेक्शन 147, उस कॉपी को किसको दे दिया जाएगा, बिना किसी पेमेंट के उस व्यक्ति को जिसने एप्लीकेशन किया, अगर कोई बच्चा है तो उसके गार्डियन को, ठीक है, और वो कॉपी जो है वो उनके पास ही रहेगी। एंड सच ऑर्डर में बी एनफोर्स्ड बाय मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to identity of the parties and the non-payment of allowances as the case may be expenses due। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप भरण पोषण या अंतरम भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्ययों का जो भी आदेश है उसकी एक प्रति उस पक्ष को दे दी जाएगी जिसके पक्ष में वो आदेश किया गया है, बिना किसी शुल्क के, इसे ध्यान रखिएगा, निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है। और वह ऐसा जो भी आदेश है ये कहाँ पे किया जा सकता है, कहाँ पे इसका हम ये कह सकते हैं कि इसको हमें निष्पादन करा सकते हैं इसका, तो हम उस जगह पे करा सकते हैं जहाँ पे वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों की पहचान के बारे में यथास्थिति, बेसिकली जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे आप उसका इन्फोर्समेंट करा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने आगरा कोर्ट से ऑर्डर लिया है तो मैं बैंगलोर में जाके उसका इन्फोर्समेंट नहीं करा सकती, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर भी वो व्यक्ति रह रहा है वहाँ पर आप जाके इसका इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। आज की क्लास में हम बस यही एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 144, 145 ओरिजिनली जो सेक्शंस होते थे थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम थोड़ा डिटेल में डील करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, बट आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मेंस प्री दोनों पर्सपेक्टिव से। अभी हम प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आज बताई हैं वो बिल्कुल पढ़नी ही है। मेजर डॉटर जो होती हैं, जब तक वो अनमैरिड होती हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई होती है, विवाह नहीं हुआ है, तब तक उनके जो संरक्षक होते हैं, उनके जो गार्डियन होते हैं वो उनके फादर होते हैं, ठीक है, ये उनके गार्डियन हैं। तो बेसिकली मेंटेनेंस का पूरा प्रोविजन क्या है, जो भरण पोषण है ये किसके ऊपर आता है, संरक्षण क्या है, संरक्षण में ही भरण पोषण आ जाएगा। तो भरण पोषण करने का किसके ऊपर कर्तव्य है, संरक्षक के ऊपर है ना, संरक्षक के ऊपर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर कोई मेजर बेटी है उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए फादर, पर अगर मेजर बेटी है उसकी शादी हो गई
एज पर लॉ, एज पर आवर सोसाइटी, अब हमारे संरक्षक, मेरे संरक्षक कौन हुए? मेरे पति हुए। तो यहाँ पे मैं किससे क्लेम कर सकती हूँ? अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ हियर द लायबिलिटीज ऑफ द हस्बैंड, दिस इज लॉ, दिस इज द सिचुएशन। तो इसीलिए चाहे वो बीमार हूं, अगर मैं बीमार होती हूँ तो मेरे गार्डियन कौन हुए? मेरे हस्बैंड हुए। ठीक है, इफ सम गर्ल इज देयर हु इज नॉट मैरिड, वो बीमार होती है, उनके गार्डियन कौन होंगे? उनके फादर होंगे। क्योंकि उनके गार्डियन उनके फादर हुए तो वो मेंटेनेंस किससे मांगेंगी? अपने गार्डियन से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब अगर और कोई डाउट है तो एक बार आप लोग एक तो सेक्शंस पढ़ लीजिए, कोई डाउट होता है तो मैं कल की क्लास में डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, वील मीट टुमारो। कल हम लोग 144 145 पुरानी सीआरपीसी के जो सेक्शंस थे उसका जो पैरेलल सेक्शन है बीएनएसएस में उसे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बी देयर फॉर टुमारोज क्लास एज वेल। थैंक यू वेरी मच।